बीएसई में आज से 200 कंपनियां डीलिस्ट हो गई हैं और इन 200 कंपनियों के जो प्रमोटर हैं या जो शेयर होल्डर हैं उन पर क्या इंपैक्ट होगा, ये चलते हैं डिम्पी के पास और वो बताएंगे हमको विस्तार में। शुक्रिया विवेक। सबसे पहले ही बात यही उठती है कि जब डीलिस्ट हो जाएंगे तो जो मेरे पास डीलिस्टेड पड़े शेयर्स में उनका आप करूं क्या। तो एक अच्छी खबर ये है कि जो आपके पास डीलिस्टेड शेयर अब पड़े हैं, जो सस्पेंड हो गए थे पहले, अब सेबी ने उनको डीलिस्ट कर दिया। आपका प्रमोटर वो शेयर खरीद लेगा आपसे, एक एग्जिट विंडो देगा। उस एग्जिट विंडो के अंदर हालांकि सारिफिकेशन, आपको सारी जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए एक्सचेंजेस पे भी मिलती रहेंगी, उन कंपनी की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी, लेकिन ये नोटिफिकेशन देगा और उस नोटिफिकेशन के तहत उनको कंपलसरी बाय बैक करना होगा। आपके शेयर्स को बाय करेगा, चाहे रीजनल एक्सचेंज है चाहे वो नेशनल एक्सचेंज है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि डीलिस्टिंग की एक विंडो होती है, जैसे हमने शुरुआत में कहा, एग्जिट विंडो होगी, करीब 1 महीने का समय मिलता है। अगर आपसे चूक गए हैं, आपको जानकारी नहीं मिली, तो आप 1 साल के अंदर अंदर अपने शेयर वापस दे सकते हैं कंपनी को और प्रमोटर्स आपके शेयर को बायबैक कर लेगा। लेकिन सवालिया निशान यहां पे खड़ा होता है कि बायबैक किस रेट पर, कंपनी कैसे तय करेगा किस रेट पे हमको शेयर वापस ले लेने हैं। उसके लिए एक रेगुलेशन है सेक्शन 23 डीलिस्टिंग नॉर्म्स के अंदर, और उसके अंदर यह बताया गया कि सेबी एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर को नियुक्त करेगा, उस कंपनी की वैल्यू निकाली जाएगी। आप उस वैल्यू पे आपका हो सकता है डीलिस्टेड प्राइस या तो ऊपर आ जाए या तो फिर से नीचे आ जाए। अगर जैसा भी होता है आपको फायदा नुकसान वैसे ही मिलेगा। बनस्पत जैसे आप एग्जांपल आपके सामने रख सकता हूं, 5 रुपए का डीलिस्ट आपका शेयर हो गया, फेयर वैल्यू 3 रुपए की आई तो आपको 2 रुपए का नुकसान, फेयर वैल्यू 7 रुपए की आई तो 2 रुपए का फायदा आपको यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगा। लेकिन ये फेयर वैल्यू को भी आप आंकलन एक बार जजमेंट के तौर पर कर सकते हैं। अगर आपकी डीलिस्टेड वाली कंपनी के पास लैंड बैंक है और अच्छा लैंड बैंक है, उसकी कीमत ज्यादा है, तो आप उम्मीद करके चलेंगे उसकी फेयर वैल्यू ऊपर आ जाए। लेकिन वो ट्रेडिंग की कंपनी है, लैंड बैंक ज्यादा नहीं था, ज्यादा असेट्स नहीं थे, तो उसका हो सकता है फेयर वैल्यू नीचे आए। तो नफा नुकसान फेयर वैल्यू तय होते ही आपको पता लग जाएगा कि आपको फायदे में है या फिर आप नुकसान में है। बिल्कुल। चलिए, तो खैर आपके लिए तो यही है काम की खबर फिलहाल। लेकिन और एक जो अहम खबर है वो यही है कि अभी अभी नारायण मूर्ति की ऑफिस ने भी कंफर्म किया है कि हेल्थ रीजंस के चलते जो आज शाम को कॉन्फ्रेंस कॉल वो करने वाले थे एनालिस्ट के साथ, वो फिलहाल उन्होंने टाल दी है और अब ये 29 अगस्त को होगी, यानी कि अगले मंगलवार को अब ये कॉन्फ्रेंस कॉल की जाएगी। उम्मीद थी कि इसमें जो कुछ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा था उनके और विशाल सिक्का के बीच या फिर इन्फी के बोर्ड और इनके बीच, उस पर हो सकता है ये खुलकर कुछ बात करें। लेकिन अब फिलहाल खबर यही आई है कि इसे टाला गया है मंगलवार तक। स्टॉक पर कोई खास इम्पैक्ट नहीं है, इन्फोसिस पर 879 के आसपास ही ये इस समय ट्रेड भी कर रहा है। 6:30 बजे 29 अगस्त को अब ये होगी, टाइमिंग सेम है, शाम को 6:30 बजे 29 अगस्त को किया जाएगा। इस बीच कुछ और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ प्रशांत हैं राजकोट से अपना सवाल लेकर। प्रशांत, मॉर्निंग टू यू। बोलिए, क्या है सवाल आपका? गुड मॉर्निंग सर। आई हैव भारत फाइनेंस 50 शेयर्स एट द रेट ऑफ 825। तो क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए? भारत फाइनेंशियल सर्विसेज। राजेश, क्या असला होगी आपकी? 825 की इनकी खरीद है, फिलहाल मुनाफा है। देखिए, नंबर्स उतने अच्छे नहीं है जिसमें लॉन्ग टर्म की कॉल ली जाए। माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस में है, इससे बेहतर विकल्प उपलब्ध हैं। फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि एयू फाइनेंस एक ज़्यादा बेहतर स्थिति में है इस स्पेस में। जहां तक भारत फाइनेंशियल का सवाल है, 870-72 के आसपास में इन्हें मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। चलिए, प्रधान ज्वाइन कर रहे हैं हमको गुजरात से। नमस्कार प्रधान जी, कैसे हैं? नमस्कार, फाइन। क्या शेयर हैं आपके पास? मेरे पास बीपीएल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 300 शेयर्स आईपीओ थ्रू आया है जी। बस फाइन। मेरे पास बीपीएल इलेक्ट्रॉनिक्स। जी जी, समझ आ गई आपकी बात। ये कब लिए थे आपने? ये आईपीओ में आया। अच्छा, राजेश, बीपीएल? विवेक, मुझे लगता है ये बीपीएल इलेक्ट्रॉनिक्स पूछ रहे हैं जो बहुत पहले डिलिस्ट हो गई थी। इस वक्त बीपीएल सिर्फ लिस्टेड है जो कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेस में। अगर ये वही पूछ रहे हैं तो मैं कहूंगा बने रहे स्टॉक में। एक अच्छी ऊंचाई से करीब 80-82 रुपए के आसपास ये गिरावट झेल रहा है ये स्टॉक और 57-58 तक नीचे गया था। अब वापस से रिबाउंड हो रहा है
और करीब करीब 68-70 रुपए तक ये जाने की क्षमता रखता है। वहां जाए तो एक बार निकल जाए अगर ये वही स्टॉक है तो चलिए फिलहाल निकलने की ही सलाह है आपके लिए अगर बीपीएल लिमिटेड है आपके पास तो। इस बीच और एक सवाल हमें भेजा हुआ है रमेश ने मुंबई से, और इनके पास वेदांता है लोकेश। 304 रुपए की खरीद है इनकी वेदांता की। थोड़ा सा नुकसान हो रहा है इन्हें, क्या करना चाहिए इन्हें? मेरा वेदांता की आप स्पेसिफिक बात करते हैं। हमारी इसमें बाय रिकमेंडेशन थी फ्रॉम द लेवल्स ऑफ क्लोज टू 265 और हमने रिकमेंड किया था कि जैसे स्टॉक 295 के लेवल्स को क्रॉस करेगा 305 से 306 के लक्ष्य ऊपर की तरफ देखे जाएंगे। फिलहाल स्टॉक में एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रही है बिकॉज ऑफ द करंट मार्केट कंडीशन, लेकिन अगर इसके ओवरऑल स्टॉक स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं और चार्ट्स को स्टडी करते हैं तो इसमें 340 से 350 के लक्ष्य इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म देखे जा सकते हैं। फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए एंड कीप अ स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 270, क्योंकि 265 270 के बाद ही इसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखा गया। 270 का स्टॉप लॉस डाल के अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए एंड द टारगेट यू विल सी ऑन वेदांता विल बी क्लोज टू 340 टू 350 ऑन द अपसाइड। चलिए कुछ और सवाल आए हैं फेसबुक के जरिए हमको। हरीश चंदक का सवाल है, पंजाब नेशनल बैंक के शेयर्स हैं इनके पास जो इन्होंने 143 रुपीस में लिए हैं। और रत्नेश कुमार का भी सवाल है मन्नापुरम फाइनेंस को लेकर, 90 रुपए में इन्होंने खरीद की है 1000 शेयरों की। लोकेश ये दो शेयर्स। विवेक जी, मन्नापुरम फाइनेंस में 98 के आसपास एक रेजिस्टेंस है एंड द सपोर्ट इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 92 रुपीस। जब तक स्टॉक 92 के ऊपर बना हुआ है अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए। इफ द स्टॉक क्रॉसेस द लेवल्स ऑफ 98, 104 105 आएगा, वहां पर चाहे तो अपनी पोजीशंस को ऑफलोड करके मुनाफे को टेक ऑन कर लीजिएगा। यहाँ तक पीएनबी की बात करते हैं, इसमें साइडवेज कंसोलिडेशन हो रही है जहां पर रेजिस्टेंस इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 145 एंड द सपोर्ट इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 135। अगर स्टॉक 145 के ऊपर ट्रेड करेगा तो आपको 150 से 155 के लक्ष्य देखने को मिल जाएंगे और 135 का स्टॉप लॉस डाल के फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए। इस बीच अमरीश हमारे साथ मौजूद हैं गुजरात से अपना सवाल लेकर। अमरीश पूछिए, क्या है सवाल आपका? नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा आग्रह है कि मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मुझे जिंदाल 100 ACW और जैन इरिगेशन वो दोनों मुझे लेने का है, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए ले सकता हूँ। और दूसरा बेल मुझे लेना है, तो ये तीनों इस भाव पर लॉन्ग टर्म के लिए ले सकता हूँ। आप लॉन्ग टर्म मतलब आप कितना रुक सकते हैं? हाँ जी, शायद उनसे अब हेलो। हाँ, लॉन्ग टर्म मतलब आप कितने समय के लिए रह सकते हैं? वो 2-3 साल और ज्यादा, और कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। तो जैन इरिगेशन और BHEL इन दोनों पर ले लेते हैं राय। राजेश, दोनों ही 2-3 साल के व्यू से कैसे लग रहे हैं आपको? अभी खरीदा नहीं इन्होंने, खरीदना चाहते हैं? देखिए एक एक करके लें तो भेल मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए। हालांकि थोड़े दबाव में स्टॉक और लगातार हम प्रेशर में देख रहे हैं, बट फंडामेंटली अगर आप देखें तो जो भी नेगेटिव्स थे ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं। एक अच्छी ऑर्डर बुक है, सरकार का पावर की तरफ एक पॉजिटिव रवैया है, और आगे आने वाले दिनों में अगर पावर सेक्टर में एक अच्छा रुझान आता है तो यहाँ पर एक अच्छी जंप देखी जा सकती है। बिल्कुल यहाँ खरीदारी की जा सकती है। जैन इरिगेशन में मैं शॉर्ट टर्म का नजरिया देना चाहूँगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि ये ऐसा स्टॉक है जिसमें बने रहने जाए। हालांकि रूरल इकोनॉमी को लेके या ड्रिप इरिगेशन को लेके बहुत सी पॉजिटिव बातें हैं, बट बैलेंस शीट वगैरह को देखते हुए मुझे लगता है वैल्यूएशंस ऑप्टिमम लेवल पे चल रहे हैं। बहुत जोर ये 105 106 तक जा सकता है। नीचे में 88 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे टेक्निकली देखें, ना कि फंडामेंटली, और शॉर्ट टर्म का नजरिया रखें। चलिए कोलकाता चलते हैं, बलराज है वहां से फोन लाइन पर। बलराज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग जी। कौन सा शहर है आपके पास? कैडिला हेल्थ है, कैडिला हेल्थ 480 पे लिया है, आप इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं? नहीं, ट्रेडिंग नहीं, 200 है मेरे पास में, मैं होल्ड कर सकता हूँ 6 महीना तक। राजेश, क्या कहेंगे आप कैडिला पे? देखिए बने रहे, ऐसे कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं कि कुछ कंसोलिडेशन होने वाला है इस कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के साथ। हालांकि कोई आधिकारिक रूप से खबर नहीं आई है, बट अगर नंबर्स भी देखें तो मुझे लगता है कि जो भी नेगेटिव्स थे ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं। फार्मा में जो दिक्कतें चल रही हैं वो सारी कंपनियां झेल रही हैं, जिसका खमियाजा इस कंपनी को भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन प्रोडक्ट वगैरह को देखते हुए और दूसरे नंबर्स को देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा कम हो गया है। ऊपर में ये स्टॉक 490-95 के आसपास जा सकता है, वहाँ पे मुनाफा वसूल कर लीजिएगा। बिल्कुल। चलिए राजेश, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। लोकेश, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए।